हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करेंगे सेकंड यूनिट 12th क्लास की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो, जो नीट का एग्ज़ाम है या फिर कोई भी एग्ज़ाम है ना, उसमें एनसीईआरटी से सीधी लाइन उठा के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो बेटर है कि हम एनसीईआरटी को फॉलो करें लाइन बाय लाइन। सो इस चैप्टर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स ये क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। नर्स्ट इक्वेशन इसकी क्यों यूज़ हुई। अगला आएगा स्टैंडर्ड पोटेंशियल सेल का, गिब्स एनर्जी निकालना, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस, आयनिक सॉल्यूशन। देख के ऐसे लग रहा होगा ऐसा कितना सारा सिलेबस कैसे करेंगे हम, तो हम इसे चंक्स में पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक साथ अगर हम करेंगे ना तो वो अच्छे से नहीं होगा। मतलब लगेगा कि हमें याद हो रहा है लेकिन वो याद नहीं होता है, बार बार मल्टीपल रिविजन्स की ज़रूरत होती है। सो लेट्स स्टार्ट। तो जो केमिकल रिएक्शंस जो कि यूज़ होती हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कि यूज़ होती है केमिकल रिएक्शंस करवाने के लिए। क्यों करवाएंगे? क्योंकि वो स्पॉन्टेनियस नहीं है। अब स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं। स्पॉन्टेनियस से हम समझेंगे कि जो रिएक्शन अपने आप हो जाए, जैसे पानी पहाड़ों पे से नीचे आ रहा है वो खुद हो जाता है ना, तो वो हो गया स्पॉन्टेनियस। और नेक्स्ट है नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस का मीनिंग होता है जिसको करवाने के लिए हमें एनर्जी की या फिर बाहर से एक्सटर्नल फोर्सेस की रिक्वायरमेंट करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमें ऊपर टंकी में पानी चढ़ाना है तो हम मोटर की हेल्प से करते हैं ना, मोटर ऑन करते हैं तभी जाके वो पानी ऊपर जाता है। तो ये होगी नॉन स्पॉन्टेनियस, जो कि बाहर से अगर हम एनर्जी देंगे या फिर केमिकल एनर्जी हो या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बाहर से जब हम सप्लाई करेंगे उसके बाद वो रिएक्शन कंप्लीट होगी। ठीक है, अब यहाँ से हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू होता है। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? वो स्टडी होती है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस and the use of electrical energy to bring about non-spontaneous chemical transformation। इस लाइन का सिंपल सा मीनिंग ये है, देखो, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल्स, क्योंकि केमिस्ट्री में हम केमिकल से ही तो डील करते हैं ना बार बार। कभी कार्बन आ गया, कभी ऑक्सीजन आ गया, कभी नाइट्रोजन आ गया, केमिकल कंपाउंड्स से हम डील करेंगे। तो इसकी फर्स्ट लाइन ये बोल रही है कि जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना, वो स्टडी है किस चीज़ का? इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन का। कहाँ से? एनर्जी रिलीज़। कहाँ से एनर्जी रिलीज़ होंगी? जब कोई केमिकल रिएक्शन होगी स्पॉन्टेनियसली, और उससे जो एनर्जी रिलीज़ होगी ना, उससे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन। ठीक है, अब उस इलेक्ट्रिसिटी को हम कहाँ पे यूज़ करेंगे? जो नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है, जो खुद से नहीं हो सकती और बाहर से हमें एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देना पड़ेगा, उसके बाद वो रिएक्शंस कंप्लीट होंगी। अब जो नेक्स्ट लाइन है वो, द सब्जेक्ट इज़ ऑफ इम्पोर्टेंस बोथ फॉर थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल कंसिडरेशन। मतलब ये जो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये क्या है? थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों की कंसिडरेशंस में लेके पढ़ाया जाता है। अ लार्ज नंबर ऑफ मेटल, sodium hydroxide, chlorine, fluorine and many other chemicals are produced by electrochemical methods। मतलब अब ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम कहाँ पे यूज़ करेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स का यूज़ करेंगे। किसके लिए? लार्ज नंबर ऑफ मेटल्स के लिए। मतलब मेटल्स को प्योर फॉर्म में निकालने के लिए, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, क्लोरीन, फ्लोरीन और अदर केमिकल्स को प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट है बैटरीज एंड फ्यूल सेल्स कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड आर यूज्ड ऑन ए लार्ज स्केल इन वेरियस इंस्ट्रूमेंट एंड डिवाइसेस। ये तो मोस्ट कॉमन हमें पता होता है, क्योंकि हमारे जो टीवी के रिमोट्स होते हैं उसमें भी सेल यूज़ होते हैं ना, वो होते हैं सेल्स। ठीक है, या फिर इन्वर्टर के अंदर जो
बैटरी होती हैं, जैसे कि लेड बैटरी, निकल कैडमियम बैटरी होगी, तो ये सब, और फ्यूल सेल्स हो गए जैसे कि H2O2 सेल हो गया। तो ये किस लिए काम आते हैं हमें, ताकि हम केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सके, प्रोड्यूस कर सकें। अब केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में बताई जाएगी, इसमें दो चीज़ें ली जाती हैं, एक तो एनोड और एक कैथोड। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन। ठीक है, इस तरीके से ये सर्किट कंप्लीट होता है, जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। The reactions carried out electrochemically can be energy efficient and less polluting। मतलब जो रिएक्शंस इलेक्ट्रोकेमिकली हम प्रोसीड करेंगे तो वो क्या होती हैं, एनर्जी एफिशिएंट होती हैं, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं होती, और लेस पोल्यूटिंग होती है, मतलब ज़्यादा पोल्यूशन का इवोल्यूशन नहीं होता। Therefore, the study of electrochemistry is important for creating new technology that are eco-friendly। तो इसी वजह से हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की स्टडी को इम्पोर्टेंस देते हैं, ताकि हमें नई नई टेक्नोलॉजी मिले जो कि इको फ्रेंडली हो, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। द ट्रांसमिशन ऑफ सेंसरी सिग्नल्स थ्रू सेल्स टू ब्रेन एंड वाइस वर्सा एंड कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स आर नोन टू हैव इलेक्ट्रोकेमिकल ओरिजिन। अब इसका बायो में भी आपने पढ़ा होगा, न्यूरॉन्स होते हैं हमारे अंदर, और हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन और फिर ब्रेन तक जाते हैं, सिग्नलिंग पहुंचती है, तभी तो हम रिस्पॉन्ड करते हैं ना जल्दी सी। कहीं कोई भी सेंस है वो इसी वजह से तो होती है ना, बायो में पढ़ा होगा आपने। तो ये बोल रहा है कि जो स्टडी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये नहीं है कि सिर्फ केमिस्ट्री में, ये बायो में भी इम्पोर्टेंस है, इसलिए हम इसे पढ़ते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किससे डील करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। तो इनडायरेक्टली हो गया ना कनेक्शन। तो यही है, छोटी छोटी चीज़ों को जब आप कनेक्ट करोगे ना कि हम पढ़ क्यों रहे हैं इन चीज़ों को, तब आपको वो यूनिट बहुत ईजी लगने लगती है। ठीक है, तो ये तो इसके ऑब्जेक्टिव थे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम पढ़ क्यों रहे हैं, अब पता चल गया होगा, है ना। तो अब प्रोसीड करते हैं आगे। अब जो पहला कंसेप्ट है ना, इसके अंदर आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल का मतलब केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन से जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है किसी सेल के अंदर, उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। और ये सेल बायोलॉजी वाला मत मानना कि जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है वो नहीं है ये सेल, ये है ये जो साइड में रिप्रेजेंट कर रखा, जिसके अंदर दो, एक एनोडिक कंपार्टमेंट होगा, एक कैथोडिक होगा, और सॉल्ट ब्रिज। तो ये अब हम देखते हैं इसके अंदर। देखो, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स है ना, उसके अंदर हम पहले पढ़ेंगे वी हैड स्टडी द कंस्ट्रक्शन एंड फंक्शन ऑफ डेनियल सेल। मतलब हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, फंक्शनल और कंस्ट्रक्शन, कैसे हम बनाएंगे एक डेनियल सेल को। द सेल कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग द रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स का मतलब आपको पता होगा, जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक रिएक्शन के अंदर। ठीक है, तो इसे बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखो ये 2.1 जो ये दिखा रखा है ना, Zn सॉलिड प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस, तो इससे क्या बनेगा, जिंक 2 प्लस प्लस कॉपर सॉलिड। तो ये इस तरीके से देखना है हमें कि जैसे ये फिगर देखो आप, 2.1 डेनियल सेल हैविंग इलेक्ट्रोड ऑफ जिंक एंड कॉपर। देखो जो लेफ्ट साइड में ने जहाँ पे सॉल्यूशन लिख रखा है, सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्ट ऑफ जिंक, मतलब हमने क्या ले रखा है, जिंक का सॉल्यूशन सोल्ट में, जैसे कि ZnSO4 ले लिया। ठीक है, जिंक सल्फेट ले लिया, और ये जो रोड है ना ग्रे कलर की, ये जिंक की ले ली, जो Zn सॉलिड है। ठीक है, अब एक सर्किट से कनेक्ट कर दिया, और जो ये राइट साइड में है ये सॉल्यूशन जो ब्लू कलर का दिख रहा है, ये कॉपर सल्फेट का है, CuSO4, और जो ये रेड रोड है ये क्या है, कॉपर की रोड है। ठीक है,
अब ऊपर से क्या कर रखा है, ये एक वायर से कनेक्ट कर दिया। अब जो एनोड होगा ना वो नेगेटिव होगा और ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। और जो कैथोड होगा वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा और वहाँ पे हमेशा रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई भी मेटल अपना इलेक्ट्रॉन दे देवे और फिर क्या बना दे, आयन बना दे, तो वो होता है ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक कोई दे रहा है तो दूसरा सामने वाला लेगा तभी तो अगला देगा ना। तो कॉपर क्या कर रहा है इसमें, इलेक्ट्रॉन का एडिशन, मतलब ये को इलेक्ट्रॉन ले रहा है। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और उस 2 इलेक्ट्रॉन को कौन ले रहा है, कॉपर ले रहा है, ठीक है। अब देखो कॉपर तो सॉलिड के फॉर्म में था ना, अब और नीचे इसका सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट, और लेफ्ट साइड में क्या था, जिंक सल्फेट था और जिंक था। अब जिंक क्या है, ज़्यादा मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में एक्टिव मेटल है। ये क्या करता है, अपना ऑक्सीडेशन जल्दी जल्दी कर देता है, क्योंकि ये क्या करेगा, जिंक से Zn2+ जल्दी बन जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो जिंक किस में कन्वर्ट हो गया, Zn2+ में। और नीचे क्या है, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन के अंदर क्या है, SO4 2- आयंस, सल्फेट के आयंस। तो जिंक और सल्फेट कंबाइन होके ZnSO4 बन जाएगा। ऐसे करते करते धीरे धीरे जो ये जिंक की रोड है ना ये पतली होती चली जाएगी, क्योंकि ये जो जिंक है वो Zn2+ में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से जो इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किए ना, ये क्या करेंगे, इस सर्किट के थ्रू क्या करेंगे, कॉपर तक चले जाएंगे। और कॉपर का जो ये कॉपर की जो ये रोड है ना, ये कॉपर की है और नीचे क्या था, कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट क्या करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है इसकी, रिडक्शन करता है। तो ये गेन करके क्या करेगा, नीचे CuSO4 था ना, तो ये Cu2 पॉजिटिव के फॉर्म में होते हैं। तो Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रेड रोड क्या हो जाएगी, थोड़ी देर के बाद मोटी होती चली जाएगी, ठीक है। और जिंक की रोड कितनी हो जाएगी, पतली होती चली जाएगी। उसका रीज़न यही है कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, लॉस, वो Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है और ये कन्वर्ट हो रहा है Cu के अंदर, मतलब सॉलिड कॉपर में कन्वर्ट। 2 इलेक्ट्रॉन लेके एक्वस वाला कॉपर सॉलिड के अंदर हो गया, ठीक है। तो कॉपर की रोड मोटी होती चली जाएगी। अब ये सारा फंक्शन होता है सेल के अंदर। अब ये ऐसे धीरे 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 चलती रहेगी, रिएक्शन चलती रहेगी। एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे कॉपर की साइड है ना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, जिसकी वजह से सल्फेट आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जो SO4 नेगेटिव है वही रह जाएगा सॉल्यूशन के अंदर। कॉपर 2 पॉजिटिव तो कॉपर में कन्वर्ट हो गया। और जिंक के अंदर क्या होगा, Zn जल्दी जल्दी Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को फिर सेल रिएक्शन काम करना बंद हो जाएगी एक टाइम के बाद। इसी चीज़ को स्टॉप करने के लिए हम क्या करते हैं, सोल्ट ब्रिज का यूज़ लेते हैं। सोल्ट ब्रिज का क्या यूज़ होगा, एक तो ये यू शेप की ट्यूब होती है, ठीक है। दोनों साइड नीचे से जब ये सॉल्यूशन के अंदर डिप है ना, वहाँ से ओपन एंड है, वहाँ पे इसे कॉटन प्लग से लगा देते हैं और इसके अंदर क्या फिल कर देते हैं, अगार अगार KCl K2SO4 ये इलेक्ट्रोलाइट फिल कर देते हैं, ठीक है। अब इसका क्या फंक्शन है कि जिंक की साइड Zn2+ ज़्यादा था तो ये नेगेटिव आयन इसकी तरफ भेजेगा ताकि चार्ज को न्यूट्रलाइज कर सके। और कॉपर की तरफ क्या था, SO4 नेगेटिव ज़्यादा था, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा था, तो ये पॉजिटिव आयंस को इस तरफ भेजेंगे। जैसे KCl प्रेजेंट है, KCl है इसके अंदर सॉल्ट ब्रिज के अंदर, तो क्या करेगा ये जिंक की तरफ क्या भेज देगा, Cl-, ठीक है। ताकि वो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज लेके जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव था तो वो क्या कर देगा, उसे न्यूट्रलाइज। और कॉपर की साइड क्या है, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा, तो के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा पोटेशियम पे, तो ये इस साइड भेज देगा पॉजिटिव चार्ज ताकि वो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी को मेंटेन कर सके। अब देखो ये इसके अंदर क्या बोल रखा है पैराग्राफ के अंदर,
दिस सेल कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग द रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब ये सेल क्या करते हैं, जो केमिकल एनर्जी लिबरेट हुई है रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर, उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और ये कितनी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट करता है, ये करता है 1.1 वोल्ट की। ठीक है, तो जो इनोट सेल होगा इसका वो होगा 1.1 वोल्ट इलेक्ट्रो। अब इसकी आयंस व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+ एंड Cu2+ आयन इज यूनिटी। मतलब जो जिंक 2 पॉजिटिव की और Cu2 पॉजिटिव की आयंस की जो कंसंट्रेशन है उसे हम कितना लिखेंगे, 1 मोल पर डेकामीटर क्यूब या फिर 1 मोल पर लीटर। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। अब आप सोचोगे कि सिर्फ आयंस की कंसंट्रेशन क्यों ली, क्योंकि जो सॉलिड है ना उसकी कंसंट्रेशन को हम ज़ीरो मान के चलेंगे। जहाँ भी केमिकल रिएक्शन होगी वहाँ पे जो एक्वस फेज का होगा ना, सिर्फ उसकी कंसंट्रेशन को हम लेंगे। ठीक है, जो सॉलिड है उसको ज़ीरो पुट कर देना। आगे भी जो क्वेश्चंस होंगे उसमें भी। अब इस डिवाइस को क्या हम बोलेंगे, गैल्वेनिक या फिर वोल्टिक सेल। ठीक है, इफ़ एन एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल इज अप्लाइड इन गैल्वेनिक सेल। मतलब अब इसके अंदर क्या है, एनसीईआरटी के अंदर इसने 3 कंडीशन दे रखी है। मतलब जो ये हमने 2.1 के अंदर पढ़ा ना, इसमें हमें पता चला कि जो इनोट सेल की वैल्यू है, मतलब ये कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, 1.1 वोल्ट। अब इन्होंने क्या किया, 3 अलग अलग टाइप की इन्होंने मतलब एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसके अंदर एक बार तो इन्होंने 1.1 वोल्ट बार से जो पोटेंशियल हम लगाएंगे इसके ऊपर इतना कर दिया। दूसरी कंडीशन में क्या किया, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम इलेक्ट्रिसिटी बार से दी गई, ताकि पता चले कि अंदर सेल की रिएक्शन किस तरीके से होगी। और तीसरे में क्या किया, 1.1 से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी दे दी इन सेल्स के अंदर, ये देखने के लिए कि रिएक्शन कैसे जाएंगी। ठीक है, तो ये 3 केस हैं, ज़्यादा कोई बड़ी वो नहीं है इसके अंदर। तो हम देखेंगे, इफ़ एन एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल इज़ अप्लाइड इन गैल्वेनिक सेल। मतलब जो पहला केस है वो क्या लिया इन्होंने, कि जब जो एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल है वो ज़्यादा हो। ठीक है, वी फाइंड दैट द रिएक्शन कंटिन्यूज टू टेक प्लेस टिल द अपोजिंग वोल्टेज रिएक्शन द वैल्यू 1.1 वोल्ट। मतलब जैसे जैसे हम अब एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल, ये किसको बोले गए हैं, जो बाहर से हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे ना उसको बोला गया एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल। जब हम गैल्वेनिक सेल को देते जाएंगे और उसे धीरे धीरे मतलब इलेक्ट्रिसिटी का करंट इंक्रीज़ करेंगे ना, तो रिएक्शन कब तक कंटिन्यू करेगी, जब तक अपोजिट वोल्टेज, मतलब जो सेल का वोल्टेज 1.1 वोल्ट है ना वहाँ तक नहीं हो जाता, वहाँ तक। when the reaction stop altogether and no current flow through the cell। और 1.1 वोल्ट के ऊपर जाके बाद में क्या हो जाएगा कि जो रिएक्शन है ना वो स्टॉप कर जाएगी और बाहर मतलब कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा फिर सेल के अंदर। एनी फर्दर इंक्रीज इन एक्सटर्नल पोटेंशियल अगेन स्टार्ट द रिएक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। और अब क्या करेंगे हम, और भी ज़्यादा पोटेंशियल देते जाएंगे तो क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। जो जिंक थी वो कैथोड का काम करेगी और कॉपर है वो एनोड का काम करेगी। ठीक है, क्योंकि बाहर का पोटेंशियल ज़्यादा हो गया। इट नाउ फंक्शंस एज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और अब ये किस तरीके से फंक्शन करेगी, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के तरीके से। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, अ डिवाइस फॉर यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू कैरी नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस। मतलब ये गैल्वेनिक का अपोजिट होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, किसको, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस को। जो रिएक्शन अपने आप से नहीं होती उनको बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देना और फिर उन रिएक्शंस को करवाना। ठीक है, बोथ टाइप ऑफ सेल्स आर क्वाइट इम्पोर्टेंट एंड वी शैल स्टडी सम ऑफ देयर साइलेंट फीचर्स इन फॉलोइंग पेजेस। मतलब दोनों ही सेल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक भी और गैल्वेनिक भी, इसे हम आगे पढ़ेंगे। अब देखो ये डायग्राम के थ्रू दिखा रखा है, ये देख लो। ये रहा 2.2, जो ये ए वाली है ना लेफ्ट में, ये देखो पहले इसके अंदर क्या कर रखा है, एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 से कम ले रखी है।
तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है कहाँ से, जिंक रोड से कॉपर की तरफ। और करंट कहाँ से फ्लो होगा, हाँ जहाँ से भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा ना, जैसे राइट टू लेफ्ट, तो करंट कहाँ पे मूव करेगा, लेफ्ट थ्रू राइट, मतलब अपोजिट डायरेक्शन होती है हमेशा इलेक्ट्रॉन और करंट के फ्लो की, ये याद रखना है। जिंक डिजोल्व्स एट एनोड क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कॉपर डिपॉजिट एट कैथोड क्योंकि Cu2+ से Cu में कन्वर्ट हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब ये केस इसमें क्या है, इस पहले वाले में इन्होंने किया कि 1.1 वोल्ट से कम की इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो सेल की इलेक्ट्रिसिटी थी प्रोडक्शन की वो 1.1 वोल्ट थी, लेकिन बाहर से हमने जो इसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी दी है वो 1.1 वोल्ट से कम की थी, तो इस पर कोई असर नहीं होगा, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। जिंक एनोड, कॉपर कैथोड, सेम रिएक्शन चलती रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब दूसरा है बी के अंदर क्या कर दिया, जो सेल का पोटेंशियल था वो कितना था, 1.1 वोल्ट था। अब जो बाहर से इलेक्ट्रिसिटी दी ना वो 1.1 वोल्ट की दे दी, तो क्या करेंगे, दोनों इक्वल अपोजिट फोर्सेस कैंसिल कर देंगे ना एक दूसरे को, तो क्या होगा, ना तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा ना करंट का, और ये केमिकल रिएक्शन होना ही बंद हो जाएगी क्योंकि बाहर का अंदर का सारा पोटेंशियल ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड केस क्या है, जो एक्सटर्नल फोर्स है वो 1.1 वोल्ट से ज़्यादा है, ठीक है, जो बाहर से आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो वो 1.1 वोल्ट से ज़्यादा हो गया। अब क्या करेगा, कैथोड पॉजिटिव एनोड नेगेटिव, मतलब जिंक पहले क्या था, एनोड था ना, अब वो कैथोड में कन्वर्ट हो जाएगा, और कॉपर पहले ही कैथोड था अब वो एनोड हो जाएगा, मतलब अपोजिट हो जाएगी रिएक्शंस। तो इसके 2 पॉइंट क्या हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो करेंगे, कॉपर से जिंक की तरफ, और करंट कहाँ से फ्लो करेगा, जिंक से कॉपर, पहले था अपोजिट। अब जिंक है वो डिपॉजिट होगा जिंक इलेक्ट्रोड पे, और कॉपर डिजोल्व होगा कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक है, क्योंकि Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेके जिंक में कन्वर्ट होगा, और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन देके कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये थी सिंपल, ठीक है। तो ये 3 केसेस थे, इसमें हम यहीं तक रखते हैं। इसका नॉर्मल अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें, जैसे कि आपकी फ़ाइट हो जाती है कभी भी, या फिर रस्सा खींच देखी होगी आपने, टग ऑफ वॉर का गेम देखा होगा, जब बाहर से ज़्यादा वो हो जाए, मतलब एक तरफ जिस साइड ज़्यादा फोर्स लगेगी या फिर मतलब ज़्यादा लोग होंगे तो वही जीतते हैं ना, सेम उसी टाइप से है ये भी। अगर दोनों की सेम हुई, जैसे इस साइड भी इतने ही आदमी उस साइड भी इतने ही, और बिल्कुल एक जैसी जान लगा रहे हो दोनों तरफ से, तो क्या होगा, कोई रिजल्ट नहीं आएगा, ज़ीरो। उधर से भी उतना ही खिंचाओ, उधर से भी उतना ही, तो नेट ज़ीरो। तो ये सेकंड वाला केस था। फर्स्ट वाला केस था 1.1 वोल्ट से कम, एक साइड इतनी एनर्जी है लोगों में, 1 मिनट में खींच लेंगे उसे, ठीक है। तो वो क्या था, वो फर्स्ट वाला केस। अब थर्ड वाला केस क्या था, जो हमारी टीम थी, मतलब उसके अंदर क्या हो गया, अब और ज़्यादा जो दूसरी टीम है वो हैवी पड़ गई हम पे, तो अब अपोजिट हो जाएगा, हम नीचे हो जाएंगे वो ऊपर हो जाएंगे, सेम यही होता है और कुछ नहीं। बस ये 3 केस, आगे का बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। थैंक यू।